नमस्कार दोस्तों, CKPC आर्ट सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं फिर बात करते हैं DRDO शिफ्टर तथा RUBNL TG2 और सेल गेल भेल ETC टेक्निकल एग्जाम में यह हेड ट्रीटमेंट का चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पे आपका रिवीजन शुरू करते हैं रैंडम रिवीजन के तौर पे, ठीक है। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन देखते थे। यहाँ पर क्या है कि ये तीसरा नंबर का टॉपिक है, ठीक है। आपका पार्ट हो गया 1, पार्ट हो गया 2 और ये तीसरा नंबर का, ठीक है। इसके बीच में आपका IREL का कुछ MCQ कराए थे और एक वैकेंसी के बारे में अभी जानकारी देना जो IOCL का है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ड्यूरेलुमिन जो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है ये मुख्य एराय तत्व है किसका, तो कॉपर का होता है। तो ये ड्यूरेमिन जो होता है एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो होता है वो किसका बना हुआ, किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर का होता है। अगला है कोल्ड स्टोरेज या एयर कंडीशन के इंसुलेशन के लिए प्राय इसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका, थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला बात कर लेते हैं सोल्डर धातु इन तत्वों का एलाय है। सोल्डर जो सोल्डर होती है, इसमें सोल्डर में भी एक सॉफ्ट सोल्डर होता है, एक हार्ड सोल्डर होता है। तो सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है आपका, सोल्डर लेड एंड टीन का होता है, ठीक है। इसकी वो क्या होती है कि फ्यूजिबिलिटी क्या होती है, तो आपका 95 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस तक के पाए जाते हैं। ये सोल्डर सॉफ्ट सोल्डर के अंतर्गत में आता है। हार्ड सोल्डर जैसे कि इनके टेम्परेचर से अधिक 450 के ऊपर के रेंज में आ जाएंगे, वो हॉट सोल्डर के अंतर्गत में आएंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बियरिंग लाइनर के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जा सकता है। बियरिंग जो बियरिंग होता है लाइनर के लिए कौन सा पदार्थ, मटेरियल की बात कर रहा है तो बैबिट मेटल की बात करेगा। थोड़ा टफ धातु होता है बियरिंग के लिए, क्योंकि भाई बियरिंग उच्च दाब पे चलती है और क्या होता है कि वो जल्दी से फूट जाती है, इसीलिए बैबिट मेटल का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, व्हाइट मेटल जो बियरिंग लाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है का संगठन है, मतलब किसका, व्हाइट मेटल जो है वो किस चीज़ का संगठन है, तो आपका CU और PB और SN और SB का आपका संगठन बनता है बियरिंग लाइनिंग में व्हाइट मेटल का, ठीक है। तो CU कॉपर, PB लेड और SN टीन, SB का मिश्रण होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सबसे कठोर हार्ड पदार्थ मेटल क्या होता है, तो डायमंड होता है, हीरा होता है। इंजीनियरिंग हैमर किस धातु का बनाया जाता है, तो उच्च कार्बन इस्पात का बनाया जाता है। उच्च मतलब हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। किसका, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, या इसको फोर्ज स्टील भी कहा जा सकता है, ठीक है। क्यूपोला में कौन सा पदार्थ बनाया जाता है, क्यूपोला जो क्यूपोला भट्टी होती है तो उसमें कास्ट आयरन बनाया जाता है, जिसमें परसेंटेज की बात करेंगे तो 4 से 4.5% तक आपका C कार्बन निकल के पैदा हो जाता है, ठीक है, निकल जाता है, उसमें प्राप्त किया जा सकता है। सबसे अत्यधिक या अधिक तन्य पदार्थ है डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, तो माइल्ड स्टील होता है, क्योंकि पीट पीट के आप उसको बहुत ज़्यादा कुछ बना सकते हैं, जैसे खुरपा हो गया, कुदाल हो गया, और सारी कटिंग टूल्स बना सकते हैं, या आपके जो RITI में जो जाप बनते हैं सारे माइल्ड स्टील के ही होते हैं। थर्माकपल में प्रयुक्त एलाय का मुख्य रूप से ये तत्व होते हैं। थर्माकपल में आपका एलिमेंट्स कौन सा होता है, कॉपर तथा निकेल होता है। कॉपर का CU होता है, निकेल का ये आपका Ni होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ सकता है। आगे विद्युत प्रतिरोधी तार इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए इनका एलाय प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत प्रतिरोधी तार निकिल, क्रोमियम और फेरस का बनाया जाता है सबसे अधिक। मोनल धातु मोनल 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 मेटल का मुख्य तत्व का यह प्रतिशत रहता है। मोनल मेटल जो होता है मुख्य तत्व कॉपर 67 और टीन आपका 28% रहता है। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बाइसिकल फ्रेम के पाइप इस पदार्थ के बने होते हैं। बाइसिकल का ठंडा सेल्ड इस्पात मतलब कोल्ड सेल्ड इस्पात के बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। गन मेटल के मुख्य तत्व कॉपर, टिन, जिंक होता है। क्लियर, आप ध्यान दीजिएगा इस पे, गन मेटल, कॉपर, टिन, जिंक, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं, मापक कंडेंसर ट्यूब के लिए प्रयुक्त होने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रास का कॉपर व जिंक का अनुपात 70 से 30 होता है। कितना, 70-30 होता है। डोलोमाइट CaMgLO32 किस वर्ग के
अंतर्गत में आता है। ये हो जाएगा नेचुरल, प्राकृतिक वर्ग के अंतर्गत में आता है। स्टेनलेस स्टील के मुख्य तत्व है आपका तो निकिल तथा क्रोमियम, Ni तथा Cr होता है। स्टेनलेस स्टील का Ni तथा Cr होता है, Ni तथा Cr आपका होता है। क्लियर बात करेंगे, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपका हीटिंग एलिमेंट्स के लिए निक्रोम पदार्थ इन तत्वों का एलॉय होता है तो निकिल तथा क्रोमियम का होता है। हीटिंग एलिमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पर, तो नाइक्रोम के लिए हम बात करेंगे तो निकिल तथा क्रोमियम हो जाएगा। अगला बात करेंगे पीतल में सामर्थ्य तथा तन्यता, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी प्राप्त करने के लिए जिंक प्रतिशत का होना कितना चाहिए, तो पित्तल ब्रास सामर्थ्य के लिए 30% होना आवश्यक होता है। कितना प्रतिशत? 30%। आगे धातु में कौन सबसे कम संक्षारण रोधी मतलब कोरोजन रजिस्टेंस है? पिटवा लोहा रॉट आयरन मतलब 99.98% शुद्ध पाया जाता है। 2% आपका अशुद्धियाँ होती है, सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन, ये सब उसमें पाए जाते हैं। इसीलिए संक्षारण कोरोजन रजिस्टेंस सबसे पहले इसको बोलते हैं। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस तथा हीटिंग एलिमेंट्स के लिए एलॉय प्रयुक्त किया जा सकता है तो नाइक्रोम का किया जा सकता है। नाइक्रोम का विद्युत रजिस्टेंस, नाइक्रोम का हीट, जो घर में आप लोग खाना बनाने का काम करते हैं, नाइक्रोम का तार, उसकी बात कर रहा है। धातु को गर्म करने पर जिस तापमान में नए ग्रेन्स बनते हैं वह तापमान कहलाता है पुनर्क्रिस्टलन तापमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुनर्क्रिस्टलन तापमान। गर्म करने पर जिस तापमान पर नए ग्रेन्स बनते हैं, ये मॉलिक्यूल जो होता है, ग्रेन्स जो होता है, जैसे ये एक सॉफ्ट है, यहाँ से गर्म करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और लास्ट तक पहुँचते हैं। अधिक टेम्परेचर देने पर ये एक क्या करते हैं कि दूसरे में घुल मिल के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, जैसे अपर क्रिटिकल पॉइंट एक बनता है, एक लोअर क्रिटिकल पॉइंट बनता है। अपर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है कि जहाँ से टेम्परेचर मतलब मॉलिक्यूल बढ़ के रुके होते हैं, वहाँ से फिर प्रक्रिया तेज़ी से शुरू होती है और आपस में सारे घुल मिल जब जाते हैं तो वही मेटल एक लचीला मेटल बनने लगता है, मतलब लाल तप्त और गलने फ्यूजिबल होने का कारण भी आ जाता है। लेकिन वही क्रिटिकल पॉइंट रहेगा तो वहाँ से मॉलिक्यूल कण जो है वो आगे एक दूसरे को गर्म करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए छड़ को जब हम यहाँ गर्म करते हैं तो इस सिरे में गर्माहट आ जाती है। ठीक है, कुछ जगहों पे ये टॉपिक दूसरे तरह से बताया गया है, लेकिन अधिकतम समझने योग्य ये टॉपिक है जो सिंपल तरीके से बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, ऊष्मा उपचार की टेम्परिंग प्रक्रिया के द्वारा दूर की जाती है तो कठोर तथा भंगुरता। ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट, उसकी आंतरिक कठोरता भंगुरता को दूर करने की प्रक्रिया को ऊष्मा उपचार हम टेम्परिंग प्रक्रिया के द्वारा दूर करते हैं। ठीक है, 2% से अधिक कार्बन की मात्रा वाले आयरन एलॉय को कास्ट आयरन कहेंगे। जैसे 2% से अधिक हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि आपको कितना से कितना तक, 4 से 4.5, तो ये कास्ट आयरन के रूप में के चला जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? कोक होता है, चोक होता है, चूना होता है, स्क्रैप्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े चिप्स के, उसके बाद और होता है, इन सब का मिश्रण होता है। कास्ट आयरन में किसको हटाकर इस्पात बनाया जाता है? तो कास्ट आयरन में कार्बन को हटा देंगे तो इस्पात बन के तैयार होगा। अब इस्पात क्या होता है? तो कार्बन और Fe का मिश्रण होता है। जब इसको हटा दोगे तो स्टील बन जाएगा, मतलब नॉर्मल रहेगा लेकिन नॉर्मल रेंज में रहेगा। उच्च क्रांतिक ताप से इस्पात को गर्म कर उस वायु में ठंडा करने की विधि जो होती, उसी वायु में, भट्ठी की बात नहीं कर रहा, उसी वायु में नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। और भट्ठी की बात कर रहा है और उसी में छोड़ देने की बात करेगा, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा एनेलिंग की बात करेंगे।
अगला है उच्च चाल इस्पात है। हाई स्पीड स्टील किस वर्ग कैटेगरी में आता है? तो इलाहाई इस्पात की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो हाई स्पीड स्टील वाला है। इस्पात के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी को नियंत्रित करने वाला अवयव क्या होता है? इस्पात के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी को नियंत्रित करेगा तो कार्बन कर देता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी या फेरस दिखाई देता है तो हल्का लाइट दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी फेरस दिखाई देता है तो हल्का या लाइट में दिखाई देता है। आगे बात कर लेते हैं। अधिकतर पदार्थों का टेम्परेचर इस क्रम पर होता है 900 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परिंग की मैं बात कर रहा हूँ। पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है? तो टंगस्टन होता है। क्या होता है? तो टंगस्टन होता है। उच्च क्रांतिक तापमान अपर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर इस्पात को गर्म कर उसी भट्ठी में फर्नेस में ही ठंडा करने की प्रक्रिया को अभी मैंने बताया कि भट्ठी में ही ठंडा करना है तो एनलिंग हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन। पदार्थ का कड़ापन मतलब टफनेस का अर्थ क्या होता है? झटकों को सहन करना। पदार्थ का कड़ापन, जो पदार्थ टफनेस है, झटकों को सहन करना ही टफनेस कहलाता है। स्टेनलेस इस्पात में ये तत्व होते हैं। स्टेनलेस स्टील की बात, निकिल, क्रोमियम तथा आयरन और हल्का सा कार्बन होता है। कॉपर में जिंक मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कॉपर में अगर जिंक मिलाएंगे सामर्थ्य, तन्यता, डक्टिलिटी बढ़ाने का, तीनों का कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है। कॉपर में निकिल मिलाने का प्रभाव होता है। कॉपर में फिर Cu में Ni मिलाओगी तो कठोरता, सामर्थ्य बनने का सबसे बड़ा प्रक्रिया बनेगा ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन यहाँ पर। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितना होती है? तो 2 से 4.5 तक, मतलब 2 से 4.5 तक आपका पाया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन में करवा चुका। इस्पात में कौन सा तत्व एलिमेंट उष्मा उपचार किए जाने वाले इस्पात के क्रांतिक चौपरमाण को प्रभावित करता है? तो क्रोमियम को प्रभावित करता है। सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है तो पिटवा लोहा में होती है। किसमें होती है? तो पिटवा लोहा में सबसे कम। मैंने बताया कि 2% अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। उस अशुद्धियों में 2% में सारा कार्बन ही नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ रहते हैं उसमें। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट विधि एनलिंग की जाती है सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए। हीट ट्रीटमेंट सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए। हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाता है और अधिक ब्रिटल भी हो जाता है। यहाँ क्या होता है? हार्डनिंग के बाद ब्रिटल हो जाता है, ये ध्यान देना है। केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है। कार्बोराइजिंग करने का अभिप्राय है, कार्बोराइजिंग करने का अभिप्राय है तो सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाना। केस हार्डनिंग में पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है। तो कार्बोराइजिंग करने का अभिप्राय क्या है? तो सरफेस मतलब उसके ऊपरी सतह पर कार्बन की प्रतिशत को बढ़ाना, अधिकतम करना। कार्बन की मात्रा के अनुसार, कार्बन की मात्रा के अनुसार हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को एनिल करने के लिए उसे गर्म करना चाहिए अपर क्रिटिकल पॉइंट तक। यहाँ स्पष्ट कह रहा है कार्बन की मात्रा के अनुसार हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को एनिल करने के लिए उसे गर्म करना चाहिए तो अपर क्रिटिकल पॉइंट तक, मतलब है आपका 30 डिग्री से 50 डिग्री से अधिक, 300 से 50 डिग्री सेल्सियस के अधिक की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये रैंडम रिवीजन है दोस्तों। अगर क्लास देखना तो प्लेलिस्ट में जाके सारे फोटो थ्योरी का क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्योंकि अगले वीडियो फिर इसी टॉपिक से हीट ट्रीटमेंट से आएगा, किसी दूसरे जगह से आएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार।